Very good morning, students. Jai Hind, Jai Bharat. So beta, what I will do or what I will try to do is कि next half an hour में हम लोग almost आपका जो 3 से 4 चैप्टर हैं उनको फटाफट से रिकॉल करें और we'll try to understand कि how we can do it better, है ना, कि कल एग्जाम है तो हम लोग उसमें बेहतर कैसे कर सकते हैं. तो बेटा the thing is pretty forward and pretty good. तो let's begin. आपका बेटा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, राइट. और डेवलपमेंट में बेटा इसमें ऑब्वियस है कि 2 ही टॉपिक थे कि डेवलपमेंट जो एस्पेक्ट हैं वो हर एक के अलग अलग होते हैं, राइट. कि मेरा डेवलपमेंट, अच्छा फर्स्ट नोशन तो क्या है कि एवरीवन हैज देयर ओन सेंस ऑफ डेवलपमेंट, है ना. कि आज यू नो वेरी वेल एग्जांपल दिए हुए फार्मर के लिए बेटर डेवलपमेंट क्या है कि उसकी फार्म की जो प्रोड्यूस है उसकी प्राइसेस अच्छे से बिक जाए, है ना. अगर कल गेहूं 10 रुपए किलो बिक रहा था तो आज 15 रुपए किलो बिके, यही डेवलपमेंट उसके लिए. उसको अगर सब्सिडी मिलने लग जाए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे या इनपुट पे तो, और उसका जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो बढ़ जाए. सो दिस इज द, तो हर एक का अपना डेवलपमेंट का अलग सेंस होता है. आज वुमेन्स की बात करें तो उनका डेवलपमेंट सेंस अलग है. तो उसमें एस्पेक्ट जो बेटा डेवलपमेंट का, तो हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग है. जबकि एक्चुअली डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या था, बेटरमेंट ऑफ लाइफ, ओके, इन डिफरेंट एस्पेक्ट. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि बेटा ये जो एक का डेवलपमेंट है दैट में बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू अनदर वन. और लास्ट टाइम टैगोर में काफी हिलेरियस एग्जांपल लिया था हमने और आधे घंटे तक तो हम लोग हंसी रहे थे, राइट. सो जो एक का डेवलपमेंट सेंस है वो दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, राइट. तो दैट इज दैट पार्ट कि कॉन्ट्राडिक्टरी या जो आपका डेवलपमेंट है वो किसी ना किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है, राइट. तो डेवलपमेंट का जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकता है, दैट्स इट. और वो कैसे कि अगर मैं आज एयरपोर्ट जा रहा हूँ भिलवाड़ा के अंदर तो ऑब्वियस है कि एयरपोर्ट के लिए स्पेस चाहिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस जो फॉरेस्ट है या जो फार्म लैंड्स हैं उन्हीं को कैप्चर करेंगे, उन्हीं को ऑक्यूपाई करेंगे. तो ऑब्वियस है जब उनको उनकी लैंड से दूर करेंगे तो उनके लिए वो अच्छी बात नहीं है, राइट. दे विल फील बैड अबाउट दैट. तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है. गॉट इट. मूविंग अहेड, ये आपका डेवलपमेंट हो गया. और इसी में बेटा आपका डेवलपमेंट गोल्स जो है इन जनरल, तो डेवलपमेंट का सेंस क्या होता है. तो बेसिकली लोग क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, बेटर पेज हो जाए, सिक्योरिटीज मिले, रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटी में प्रेस्टाइज हो, इक्वलिटी आए, राइट. और हम लोग कह सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बेटर हो, राइट. और ट्रांसपोर्टेशन या फिर ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं लोगों के, कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जॉब्स की, राइट, बेटर पेज हो और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, है ना. तो चीज़ें थोड़ी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए. सो डिफरेंट एस्पेक्ट में भी देयर कि डेवलपमेंट की गोल्स क्या क्या हो सकते हैं. तो दीज माइट बी डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल, राइट. नाउ मूविंग अहेड कि जब बेटा हम लोग बात कर लिए हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है वो समझ लिया है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट या डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, राइट. किसी को बेहतर एजुकेशन मिले, हॉस्पिटल उनके नियर बाय गांव में हॉस्पिटल खुल जाए. सो डिफरेंट एस्पेक्ट और गोल्स माइट बी देयर, राइट. मूविंग अहेड कि जो डेवलपमेंट है उसको 2 तरह से मापा जाता है. फर्स्ट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, पैसे के फॉर्म में, और इन द सेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. बोथ एस्पेक्ट आर डिफरेंट, राइट. तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है इसके बिहाफ पे मेजर कौन करता है, यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो उसके अंदर वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, ओके, यूनाइटेड नेशन. तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके. तो उसमें हम लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट के. कि फर्स्ट तो क्या है कि बेटा 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग मेजर करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना. सॉरी, हेल्थ और वो दोनों सेम हो गया. तो एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, ओके, कि अगर तीनों चीजें मिल रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, ओके. तो यहाँ पे हम लोग जब यूनाइटेड नेशन वाली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो जब हम देखते हैं तो उसमें जो हेल्थ है कि आदमी को सैनिटेशन कितना अवेलेबिलिटी है और उसकी वजह से उसकी लाइफ कितनी बेटर हो गई है, तो उसके बिहाफ पे जाते मापते हैं. मतलब हेल्थ कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि वो अगर ऑब्वियसली किसी देश में अगर लोग ज्यादा जी रहे हैं, ओके, उनकी एज अगर 70-80 के बाद वो पधार रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि दे आर लिविंग वेल बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज आर गुड इन दैट पर्टिकुलर नेशन, ओके. नेक्स्ट की एजुकेशन, तो लिटरेसी कितनी क्या है, राइट. पीपल, हाउ पीपल आर एक्टिंग और हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि एजुकेटेड लोग ना अच्छे से ही कंट्रीब्यूट करेंगे देश की ग्रोथ में, ओके. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पढ़ा लिखा आदमी कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, ऐसा माना जाता है.
नेक्स्ट लास्ट जो है बेटा पर कैपिटा इनकम। तो ऑब्वियस है इनकम एक बड़ा, क्योंकि सब कुछ है, हेल्थ अच्छा है, अगर इंसान कमा नहीं रहे, वर्क नहीं कर रहे, तो कोई प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहा है, राइट। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसिडर किया जाता है। तो अगर ऑब्वियस है अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियस है उसका क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ओके, थोड़ा सा अप्रोच जो है या थिंकेबिलिटी जो है वो नैरो चैनल से कहीं ना कहीं ब्रॉड चैनल के अंदर जाएगा, बड़े स्तर पे सोचेगा, राइट। और ये जो ऑर्थोडॉक्स या हम लोग कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा सोसाइटी का, राइट। वहीं पे अगर जो हम लोग वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, ओके, उसके बिहाफ पे हम लोग देखें तो वो ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता, वो एक ही रिपोर्ट पब्लिश करता है, राइट। और उसके बिहाफ पे देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओके। 2 डेवलप्ड, लो इनकम, और या हम लोग कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस, और थर्ड आपका डेवलपिंग नेशंस। तो वो देश जिनकी इनकम $12,056 एज ऑफ 2070 है ना, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, जो देश जिसका पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम जो है वो $12,056 से ज्यादा है, ओके, $12,056 या उससे ज्यादा है, तो वो रिच या डेवलप्ड नेशंस में आएगा, राइट। दोज नेशंस जिनका पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम $1,860 $1,860 से ऊपर है, ओके, तो उनको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, मिडिल नेशंस या डेवलपिंग नेशंस कंसिडर करेंगे, ओके। बट दोज नेशंस जिनका इनकम, अच्छा फिर थर्ड में तो ये होना चाहिए ना कि जिनका $1860 से कम इनकम है तो वो ऑटोमेटिकली लो कैटेगरी में चला जाएगा, नहीं। बट लो इनकम नेशन या पुअर नेशंस आर दोज, या अंडर डेवलपिंग नेशंस वो हैं, या पुअर नेशंस वो हैं जिनकी ओवरऑल एनुअल इनकम, ये जो 12,000 और 18,060 थे वो एनुअल है, राइट। तो दोज नेशंस जिनका पर कैपिटा इनकम बिलो देन $855 और $900 अगर है तो वो किस में कंसिडर होगा, पुअर नेशंस में, गॉट इट। तो ये था ह्यूमन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इकोनॉमिक ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम को ही कंसिडर करता हूं। तो बेटा ऑब्वियस है कि अब अगर किसी देश में किसी की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ओके, ये एक अच्छा इंडिकेटर क्यों नहीं, या एक अच्छा रिपोर्ट क्यों नहीं है, इसको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो ऑब्वियस है पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है, बट लिविंग स्टैंडर्ड का क्या, ओके। अगर आप लोग पर कैपिटा इनकम बढ़ाते रहे बट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 40-45 में उनको हार्ट अटैक आ रहे, डिसीजेस बहुत सारी है, तो ऑब्वियस है कि उस ग्रोथ का कोई सेंस नहीं है, राइट। क्योंकि हम लोग कहते भी तो हैं कि सारी उम्र गुजरी पैसा कमाने में और सारा पैसा गुजर गया हेल्थ कमाने में, है ना, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। सो थिंग्स विल नॉट दैट बेटर अगर हेल्थ नहीं है। सो दीज इंडिकेटर्स आर कंसिडर। तो प्रॉपर जो एक अच्छा बेटर डेफिनेशन है डेवलपमेंट का, वो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वो थोड़ा बेटर रिपोर्ट या इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ओके, कि कौन कितना ग्रो कर रहा है। मूविंग अहेड, ये आपका बेटा एस्पेक्ट था। और लास्टली अगर इसमें कुछ रह रहा है तो ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह को कंसिडर करते हैं। और ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, राइट। सेकंड चैप्टर जो है दैट इज योर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपको पता है देयर आर जस्ट 3 सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट दीज आर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, राइट। और इन टर्शियरी सेक्टर्स को हम लोग बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों सेक्टर जो हैं वो, अच्छा सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग उन्हीं एक्टिविटीज को पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? वो एक्टिविटीज जो हमने अपने सर्वाइवल के लिए यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। उन्हीं को मार्केट एक्टिविटीज भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज जो किसके लिए बेटा, जो पैसा कमाने के लिए नहीं, वो किसमें आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। वो हम लोग करते हैं, या घर में जैसे मम्मा खाना बना रही है, या पापा आपका जो भी काम कर रहे हैं, राइट, आपको ड्रॉप करने का। सो व्हाई दे ऑल आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स? द रीजन इज प्रीटी सिंपल, एंड व्हाट इज दैट? बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन एंड द काइंडनेस, राइट। इमोशनल रिलेशंस आर देयर, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इमोशनल वेलबींग की वजह से हम लोग वो कर रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑल दोज एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ लिविंग और अर्निंग, है ना, मेकिंग मनी। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगी। 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तुमको पता है, मैंने अच्छे से बता रखा है कि इनमें क्या क्या आता है, राइट। अगर आपको प्राइमरी के लिए पूछे तो आपको पता है एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, राइट, जिसमें आपका फार्मिंग आ जाता है, या माइनिंग आ जाता है, क्वायरिंग आ जाता है।
और फिशिंग वगैरह, जो जितनी भी बेसिक जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये किसका पार्ट हो गया, प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी में सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीजें वैल्यू एडिशन होगा। गेहूं से हम लोग क्या बनाएंगे, आटा बनाएंगे, आटे से हो सकता है उसका ब्रेड भी बन जाए, तो वो भी किसमें है, मैन्युफैक्चरिंग में है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड थिंग्स विल बी मैन्युफैक्चरिंग। तो टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, टर्शरी सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी, राइट, उसको सर्विसेज आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो उन जो बनी मैन्युफैक्चर सेक्टर को सपोर्ट करने का काम, राइट, उसको बेचने का काम कौन करेगा, सेल्स, रिटेलिंग, किस में आएगी, सर्विस सेक्टर में, टर्शरी में। समझ में आ गया। मूविंग अहेड कि जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, तो उसको बेटा ऑनरशिप के बिहाफ पे इनको क्लासिफाई किया हुआ है, राइट। और हमने बताया था बेटा ऑनरशिप के बिहाफ पे दो तरह से क्लासिफिकेशन होंगे। ऑनरशिप ये तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, पता है। प्राइवेट होता है जिसका मालिक जो होता है इकलौता आदमी होता है, राइट। और ये हम लोग कहते हैं जो इंडिविजुअल द्वारा ओन की गई, जबकि पब्लिक में सबकी ऑनरशिप होती है, सबका राइट होता है, ओके, सबकी ऑनरशिप या सबका राइट होता है। और बेसिकली ये जो पब्लिक गुड्स है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो सबके लिए बनाई गई है, जबकि इंडिविजुअल के द्वारा ओन की गई है प्राइवेट एंटरप्राइजेस में सबका राइट नहीं होता। मूविंग अहेड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हो गया, देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की वो किस तरह से, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, ओके। तो आपको सिचुएशन दी जा सकती है कि बेटा ये ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, उस पर कमेंट करो। तो मैंने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में अच्छे से डिफरेंशिएशन करा रखा है, पढ़ लेना। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कि बेटा ऑर्गेनाइज कौन है, जो ऑल दोस इंस्टीट्यूशन या कंपनीज और फर्म्स, राइट, एंटिटीज जिनमें जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू अबाइड है, राइट, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड दे आर फोर्स्ड लिटिल बिट, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएंगे और उन पे पूरा कंट्रोल के साथ गवर्नमेंट का। बट दोज इंस्टीट्यूशन, कंपनीज और एंटिटीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती, गवर्नमेंट को पता ही नहीं वो एग्जिस्ट करते हैं, ओके। और क्यों, क्योंकि उनकी साइज कम हो सकती है, उनके लाइक अगर कोई कंपनी जिसमें 8-5 बंदे ही काम कर रहे हैं, कंपनी कहते हैं, ढाबा बोल दो, वट एवर, राइट, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के पास इसका डेटा नहीं है, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी साइज छोटी है, राइट, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएंगे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑब्वियस है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेंबर है उसको सारे एडवांटेज मिलेंगे, उसको पे मिलेगा, सिक्योरिटीज होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या रखा है, राइट, उसको अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको भी पे मिल रहा है, राइट, सोशल सिक्योरिटीज वगैरह एडवांटेजेस सारे हैं। कौन से, इंश्योरेंस, पीएफ, मेडिकल लीव्स, वो ट्रेनिंग, है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, और बहुत से एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, सच लाइक दिस, राइट। वहीं पे अनऑर्गेनाइज में ऐसा कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो पे नहीं मिलता है, और पेड लीव्स नहीं होती, मेडिकल लीव्स नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता, पीएफ मतलब सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, राइट, और इनके एम्प्लॉइज को। तो यहीं पे आपको बेटा प्राइवेट पब्लिक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा क्या होता है, तो बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट करता क्या है, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कहां पे, रूरल एरियाज में, किसको, तो ऑब्वियस है मैन और वुमेन दोनों को प्रोवाइड करता है, मगर 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए, वुमेन्स के लिए। और वो वुमेन्स कौन सी, प्रायोरिटी पे SC ST वुमेन्स, SC ST एंड पुअर वुमेन्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ SC ST के लिए, बट प्रायोरिटी, क्योंकि बेटा ऑब्वियस है उनको एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी, क्योंकि बहुत से सोशल इकोनॉमिक, तभी इस पे बाद में बात करेंगे, बट अभी सिर्फ ये बात रख लो कि SC ST और पुअर वुमेन्स के लिए 1/3 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, राइट। ऐसा नहीं कि 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम प्रायोरिटी हो, मैक्सिमम हो सकता है। अगर किसी गांव में मेरे को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और वहां पे 100 वैकेंसीज है, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और उसके लिए वेजेस देगा। और अगर गवर्नमेंट फेल करती है, यानी किसी गांव में अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है या नहीं कर पाते, तो उस पर्टिकुलर एरिया में उनको 100 डेज का अलाउंस या बोनस मिलेगा। काम नहीं करवाया, गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट आपको क्या देगी, फिर भी तनख्वाह देगी, राइट, 100 डेज का पेड मिलेगा। तो 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होता है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखवा रखा है, गो चेक इन द नोट्स। एंड मूविंग अहेड बेटा आपका दो कुछ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क है बेटा, हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है। और इकोनॉमी ग्रो क्यों कर रही है, इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जब हम लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, और ज्यादा पैसा कब कमाते हैं, जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो बेटा इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर हो क्या रहा है कि इंडस्ट्रीज या हम लोग
इनकम तो ग्रो हो रही है, बट मेजर इनकम जो है आप देखोगे इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर जाता है, राइट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली कि जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न तो ज्यादा देगा, बट वहां पे उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही, तो लोगों की इनकम बढ़ तो रही है मगर सिर्फ उसी सेक्टर के लोगों की। तो ये जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग डिप्लॉयड है कहां पे, 65 के आसपास, ओके, तो 60 to 70 बोल सकता हूं मैं। 60 to 75 पीपल एम्प्लॉयड है कहां पे, सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में। तो इनकी इनकम तो ग्रो हो ही नहीं रही है, राइट। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ वो जो लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, तो इसकी वजह से जीडीपी की तो ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम ग्रो तो हो रहा है, मगर एक्चुअल में सभी लोगों का बराबर ग्रो नहीं हो रहा। गॉट इट। और वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, जब ह्यूमन की लाइफ में बेटरमेंट आए, राइट, उसको अच्छी, सारे लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है, सैनिटेशन है, पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा अवेलेबल है, राशन मिल रहा है, मल न्यूट्रिशन नहीं है ना, सभी जी पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन, कनेक्टिविटी है, मोबिलिटी है, नेटवर्क, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन और फैबुलस। एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड पे मिलनी चाहिए, है ना, यूनिक मतलब लग्जरी में जी रहा है, बट एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड फुलफिल होनी चाहिए। देन कम्स की डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है, तो मैंने बता दिया था जिनका इनकम जो 1860 से ऊपर है वो डेवलपिंग में है, और जिनका $12,056 से पर एनम पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है ऊपर है, वो किस में आएगा, किस में आएगा, वो आएगा बेटा आपका इसमें, किसमें, फटाफट से, डेवलपिंग और रिच, डेवलप्ड नेशन, और जिसका इससे बिलो है वो डेवलपिंग में, मगर कब तक, $1860 तक। उससे कम अगर हुआ तो किसमें चला जाएगा, वो बिलो मिडिल क्लास में नहीं आएगा, वो लो मिडिल इनकम कैटेगरी में नहीं आएगा, वो लोअर मिडिल में आ जाएगा, लोअर मिडिल नहीं आएगा, लोअर इनकम नेशंस में आ जाएगा। गॉट इट। मूविंग अहेड, आपका थर्ड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग बेटा, मनी एंड क्रेडिट, राइट। तो मनी एंड क्रेडिट में आपको पता है कि इनिशियली मनी का इंट्रोडक्शन से पहले एक सिस्टम था जिसको हम लोग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, ओके, इन फॉर्म्स ऑफ, तो गुड्स ही वहां पे मनी था, राइट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रॉब्लम्स थी क्या, एक तो ड्यूल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, देन सेकंड स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था, ओके, मेजरमेंट का प्रॉब्लम था, ओके, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था, और फ्यूचर प्रोमिसेस नहीं थे, है ना, आप उनके बिहाफ पे फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाओगे, और लास्टली एक और जो था, दैट वाज व्हाट दैट वाज, जस्ट अ मिनट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट, राइट। तो ऑब्वियस स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा था, स्टोर ऑफ वैल्यू, फ्यूचर में पेमेंट का मैं फ्यूचर स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। लास्टली 4 फंक्शंस हैं मनी बार्टर सिस्टम के, 4 प्रॉब्लम थे जिसको सॉर्ट आउट किया मनी ने। फर्स्ट, ड्यूल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, इसको मैं स्टोर करके नहीं रख सकता गुड्स को, और करूंगा तो वो डिग्रेड हो जाएगा। थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है पेमेंट का, ओके, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और फोर्थ बेटा, फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, तो यही जो प्रॉब्लम्स थे इसकी वजह से मनी का एवोल्यूशन हुआ, जो कि मेटालिक या पेपर कॉइन्स या पेपर करेंसी जो है वो अभी हमको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, और इसमें मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का डेफिनेशन क्या है, तो मनी इज समथिंग दैट्स solves the problem of dual coincidence of want. It facilitates the exchange, okay, because it helps, it can store the future value, it can be stored, right, value store कर सकता है। Second, it can measure the और standardize the particular commodities, okay, और उसकी वजह से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट, इसको हम लोग स्टोर करते रह सकते हैं, जो कि फ्यूचर पेमेंट के लिए हेल्पफुल है, तो इसमें फ्यूचर पेमेंट भी पॉसिबल है। तो ये मनी के फंक्शंस हो गए। मनी के फंक्शन 4, राइट, क्या, एक तो मनी एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, सेकंड इट स्टोर द वैल्यू, है ना, तो ऑब्वियस होल्ड करके रखता है, देन फ्यूचर पेमेंट फीजिबल है, और लास्टली ड्यूल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ये रिमूव करता है, ऐसा कोई कंडीशन रिक्वायर नहीं है। सो दीज वर द बेसिक 4 फंक्शन। मूविंग अहेड, फटाफट से उड़ते हुए चलेंगे हम लोग कि आपका मनी और क्रेडिट हो गया, देन आपका आई थिंक लोन आता है ना, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हो गया लोन, है ना। तो लोन बेटा ऑब्वियस है कि लोन अग्रीमेंट क्या होता है, तो लोन अग्रीमेंट कुछ भी नहीं, एक स्टेटमेंट है। तो एक बार आपको नोट्स लिखने पड़ेगे, राइट, 18 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो लोन अग्रीमेंट क्या होता है बेटा, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बोरोवर जो होता है वो मनी लेंडर को क्या देता है, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फंड्स लेंड करता है या मनी लेंड करता है, और जो लेंडर है वो एक्सेप्ट करता है इन पर्टिकुलर टर्म्स को, ओके, कंडीशंस को। सो दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन। नाउ ऑल दिस कंडीशंस, ये जो कंडीशन है इन्हीं को हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, राइट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, तो बेसिकली इसमें
तीन हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंडीशंस हैं किसकी, लोन की, जो बोरोवर इंपोज करता है किस पे, लेंडर पे, और लेंडर उसको एक्सेप्ट करता है। तो ऑब्वियस है कि जब हम लोग लोन लेते हैं तो लोन दो तरह का होता है। अच्छा, इन तीन कंडीशन, ये तीन क्या क्या है, तो एक तो बेटा मोड ऑफ रिपेमेंट होगा, ठीक है, और मोड ऑफ रिपेमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट होगा, है ना, कि कितने इंटरेस्ट पे ले जा रहा है। मोड ऑफ रिपेमेंट का मतलब कि कितने टाइम में और किस तरीके से ईएमआई में पेमेंट करोगे, कैसे पेमेंट करोगे। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और थर्ड सिक्योरिटी या गारंटी या कोलेटरल की बात होगी। ओके, तीनों समझा चुका हूं क्या होती है। मूविंग अहेड कि बेटा हम लोग लोन की बात कर रहे थे, लोन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्रेडिट जो है वो फॉर्मल क्रेडिट कहां से मिलती है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। तो फॉर्मल सेक्टर यानी जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटेड है, वो फॉर्मल सेक्टर हो गया। तो फॉर्मल सेक्टर से जितने भी लोन मिलेगा उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका एडवांटेज ये कि लोन का कॉस्ट ऑफ लोन यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। और दूसरा ये है कि बेटा दूसरा एडवांटेज ये कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, राइट। और थर्ड कि सस्ता होता है, मतलब वो फर्स्ट में आ गया। बट तीसरा एडवांटेज हम लोग ये कह सकते हैं कि बेटा आपका जो इसका अगर नहीं भी रीपे कर पाए तो एक बर्डन नहीं होता, राइट। दे विल सीज द एसेट्स बट उनका रियलाइजेशन ऑफ जो फंड्स है वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, दी लाइक दैट्स मैनेजेबल। ओके, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि इट आस्क फॉर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, राइट, जो कि रूरल इंडिया में फॉर्मल सेक्टर का यानी फॉर्मल क्रेडिट का पोर्शन बहुत कम है। क्यों, क्योंकि गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज नहीं है। ओके, दे डोंट हैव प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लेक करता है फॉर्मल सेक्टर जो है। फॉर मोर प्लीज रेफर टू द नोट्स, अगर क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। मूविंग अहेड, तो इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होती है, तो ऑल दोस पीपल जो आपके रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, गांव का कोई सेठ है ना, ट्रेडर्स हो गए, और बिजनेसमैन है, आपका रिलेटिव है, और जो दोस पीपल फाइनेंसर्स, लोकल फाइनेंसर्स है ना, जो इसी में डील करते हैं। सो दोस पीपल हु गिव और लैंड द मनी टू पुअर पीपल, या जिसको भी लैंड कर रहे हैं, एंड उसके बदले में वो कोई गारंटी या कोलेटरल चांसेस की नहीं होगी, है ना। वैसे तो बिना कोलेटरल कोई देगा नहीं, बट अगर देता है तो ऑब्वियस है ये क्यों होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज रिक्वायर नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। ओके, और थर्ड जो टाइम प्रोसेसिंग है वो इमीडिएट है ना, आज का आज ही मिल जाएगा और अभी का भी मिल जाएगा, राइट। तो इसमें वर्बल प्रोमिसेस चलते हैं, राइट, रिटर्न होगा नहीं होगा वो भी चलेगा ना। मूविंग अहेड की इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो बेटा एक तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और पॉसिबल है कि रिपेमेंट हो ही ना पाए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। क्योंकि फॉर्मल में ऐसे इश्यूज नहीं होते। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट था। एक बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, डिस्गाइज्ड मतलब आपका हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर और ट्रेडर्स के साथ ही देखने को मिलता है कि शॉप और बिजनेसमैन एग्रीकल्चर में जहां पे रिक्वायरमेंट है किसकी, 10 लोगों की, ओके, बड़ा फार्म है और वहां पे 25 लोग लगे हुए हैं, क्यों, वो 15 लोग एक्चुअल में कोई इफेक्टिव या प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इनको अगर 15 लोगों को मैं 25 में से 15 लोगों को हटा भी देता हूं तब भी वो 10 लोग वो मैनेज कर लेंगे, वो प्रोडक्टिविटी उतनी ही निकाल के लाएंगे। तो दिस इज द डिस्गाइज और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लोग एक्चुअली वर्क ही नहीं है, ओके, और वी कैन सी देम, ओके, तो दैट्स द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड है 15 से 60 के बीच में, और उनको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग, तो वो सीधे सीधा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। क्लियर। मूविंग अहेड, आपका लोन हो गया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गया। नाउ कम्स का बेटा सोर्स ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। तो फॉर्मल क्रेडिट में हमने स्पेशली बात करी थी बैंक की, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, और अभी जो फॉर्मल क्रेडिट में बेटा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी आ गया है, तो पूरा इस पे एक टॉपिक पूछा जा सकता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बताया कि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं एंड दे पार्टिसिपेट, दे कम टुगेदर, तो वो एक यूनियन क्रिएट करते हैं, अपनी सेविंग्स को एसोसिएट करते हैं बैंक के साथ, तो इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। वहीं पे अगर यही सारी चीजें कम अमाउंट में है, यानी 10, 15, 20 लोग हैं, ओके, और बेसिकली जो कमजोर तबका होता है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वहां पे ये होता है कि लॉटरी सिस्टम पे वो क्या करते हैं, महीने के पर्टिकुलर कुछ अमाउंट लेके आते हैं, दे सेव देयर पर्टिकुलर फंड्स एंड देन उसको वो फिर अपने ही सोसाइटी के जो 15-20 लोग हैं ग्रुप में ही किसी को लैंड कर देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हेल्प करता है नो, तो एक अपनेपन का जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट गिव्स इंकरेजमेंट टू लोअर स्केल, और इनकी एज ए 20 रिस्क बर्डन जो है वो भी क्या कम हो जाता है, क्योंकि 20 लोग हैं तो इनको लोन भी इजीली मिल जाता है। एक
हम लोग कह सकते हैं लीगल एंटिटी एज अ लीगल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अगर इनका सेविंग कंटिन्यू होता है तो थोड़ा थोड़ा सम ये करके इकट्ठा करते हैं, और वो अगर लॉन्ग रन में चलता है तो उनको लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाता है और लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इनकी, और जब पैसा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा इजीली लोन दे देगा, फॉर्मल सेक्टर से इनको लोन इजीली मिल जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से क्या है कि एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस को अभी फंड करना इजी हो गया है, क्योंकि 20 लोग हैं, इन्होंने डिसाइड किया 1 लाख का लोन ले लिया, अब उसका किस्त जो आएगा 20 लोगों को भरना है, तो इट्स इजी। बट वही अगर 1 लाख रुपए लाने तो इन सबके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि दे बैरली मेक दैट मच, राइट, कि 1 लाख रुपए इकट्ठा कर ले। बट इन दैट सिनेरियो नाउ दे कैन रीपे। अब हर एक आदमी को अगर 4,000 रुपए की किस्त आती है, राइट, तो हर एक आदमी को कितना कंट्रीब्यूट करना है 20 में से, तो 200 रुपए की किस्त आ रही है, तो इजीली दैट कैन हेल्प, राइट। तो इससे सोसाइटी स्टेबल होती है, रूरल इकोनॉमी को फायदा होता है, राइट, और दैट्स इट। फिर नेक्स्ट कम आपको ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था बेटा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो दिस इज द प्रोसेस जहां पे आपकी इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दिया जाता है, राइट। और आप जो बैरियर्स है ना, बाहर वालों को अंदर ना आने के लिए जो मनाही थी वो हटा लिया जाता है। तो ऑब्वियस है इसकी वजह से लिबरलाइजेशन भी होता है। लिबरलाइजेशन क्या मैंने बताया था कि आपको लिबर्टी लेके आते हो, राइट, आप उदार हो जाते हो, आप इजीली बाहर वालों को एक्सेप्ट करते हो, राइट, ट्रेड करने के लिए। आप कंपटीशन में उनको, ठीक है, अब दोनों कॉम्पीट करेंगे, ग्लोबल डोमेस्टिक भी कॉम्पीट करेगा और ग्लोबल भी कॉम्पीट करेगा। तो ऑब्वियस से इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का पैसा इन्वेस्टमेंट आता है और यहाँ के मार्केट में उनका तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। प्राइवेटाइजेशन क्या मैंने बताया था, यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि इनिशियली 164 नेशंस के साथ, इनिशियली 123 नेशंस के साथ 1995 में इन्होंने इनिशिएट किया था, ओके, एस्टैब्लिश हुआ था, और हो तो बहुत पहले गया था, पर इसका नाम चेंज करके ऑफिशियली WTO के नाम से 123 नेशन के साथ ये स्टार्ट हुआ। तो करता क्या है, ग्लोबल फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, है ना, ग्लोबल ट्रेड की प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता है कि कोई भी नेशन स्मूथ बिजनेस जो है, स्मूथ ग्लोबल बिजनेस को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सारे नेशंस के लिए जो इसके मेंबर नेशंस हैं, तो वो इजीली ट्रेड कर सकें एक दूसरे देश में। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो these were the basic things which you had to complete. That's it from my side, and this is your अच्छा वापस बेटा कि what are things or the factors which facilitated the ग्लोबलाइजेशन। तो अब इससे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या हुआ, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में काफी हाइप देखने को मिला है। इंडिया आउटसोर्सिंग का हब बन चुका है, बहुत से इंस्टीट्यूशन कंपनीज आउटसोर्स करवाती हैं इंडिया से। तो टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, कम्युनिकेशन में काफी एडवांटेज या बूम देखने को मिला है, IT सेक्टर की ग्रोथ हुई है, तो बहुत सी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, और कहीं ना कहीं सकते हैं एम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ, क्रिएट हुआ है। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो बेटा इसकी वजह से हुई कि इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केट जो है वो एक्सपेंड हुआ है, साइज ऑफ मार्केट बढ़ी है, राइट। फॉर मोर प्लीज गो टू द नोट, एंड दैट्स इट। आई हैव टू गो समवेयर, राइट, सो आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल सारी आपकी अदर चीजें, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प ऑन दैट पार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप शाइनिंग, स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत। We'll see you in the next episode. Till that, keep smiling, keep enjoying, and keep living. That's it.